तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा आप सभी को पता है कि यार एनएचपीसी का जो जस्ट रिजल्ट आया है और आप सभी को पता है कि यार जब रिजल्ट आता है ना तो सभी की जो दिल है वो दगदग करने लग जाता है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और अपन ऊपर वाले से बहुत सारी दुआएं भी करते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो फाइनली एनएचपीसी का जो रिजल्ट आया है उसमें जो है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट भी हुए। और आज हम एक स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होता है ना सर, वही प्रॉपर मैनर में गाइड कर सकता है कि किस बिल्कुल तरीके से स्टूडेंट को जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ में जो आज स्टूडेंट है वो है जीनू है, और इन्होंने एनएचपीसी के अंदर 71 जो है वो रैंक उनकी आई है। तो सबसे पहले जीनू आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके फैमिली को सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जो सपना आपने देखा है तो फाइनली जो है वो आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं अब? सर एकदम अच्छा, तो बहुत सर अच्छा। बहुत अगर हम बात करें स्टूडेंट को, जो जैसे मान लो कोई भी अब प्रिपरेशन कर रहा होगा एसएससी 2023-24 हो या फिर आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम की सर, अगर जनरली Yes, बात sir. करें तो किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, टीचर का गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत आपको समझ में आता होगा, पर केवल टीचर का गाइडेंस जरूरी है ये बिल्कुल नहीं है, है ना। क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए अगर आप देखोगे किसी भी टीचर को, अगर आप हमको भी देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको दिखता होगा कि यार इतने सारे बच्चे बैठते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, पर सिलेक्शन सबका नहीं होता। तो कुछ तो डिफरेंस होता है, किसी बच्चे ने सिलेक्शन लिया है और किसी ने नहीं लिया। और मैं यहां तक मानता हूं वो डिफरेंस होता है उनकी सेल्फ पढ़ाई का, अपनी खुद कितनी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग और खुद कितना एफर्ट दे रहे हो। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड आप कितने हो अपने करियर के लिए। Yes, sir. और इसलिए जीनू भी शायद, है ना, अभी मैं ये जानने वाला हूं, जानना चाहूंगा मैं कि जीनू ने क्लास तो की ही है ना, पढ़ाई तो वो करी ही है वो। Yes, sir. सुरेश सर से तो बहुत खतरनाक तरीके से सिलेक्शन दिलवाए हैं, है ना। तो यहां पे जीनू एक चीज आप बताइए पहले तो, कि बच्चा आपने पढ़ाई की, क्लास तो कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, इसके अलावा आप कितने घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे क्लास के बाद? सर मैं खुद से काफी पढ़ती थी, मतलब थोड़ा बहुत काम करके और थोड़ा बहुत ऐसे अपना खुद का काम करके बाकी पढ़ती ही थी। ऐसे टेस्ट दिए थे मैंने मैक्सिमम, तो उनके जो क्वेश्चन होते थे तो उन्हें मैं लिख लिया करती थी, जो नहीं आते थे तो ऐसे बिल्कुल। करके काफी वो टेस्ट दिए थे, तो उनसे काफी इम्प्रूव हुआ था और सर की क्लास में थी। यस। तो बेटा देखो, अगर हम बात करें कि जैसे आपने सिलेक्शन लिया है तो डेफिनेटली यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, क्योंकि सर नॉर्मली जो सेलेक्ट होता है ना वही प्रॉपर मैनर में गाइड कर सकता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो आज के सेशन में जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा जीनू की तरफ से, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे आपके पास में एनएचपीसी का एग्जाम हो, चाहे बार्क का एग्जाम हो, चाहे पीजीसीएल का एग्जाम जो आने वाला है वो एग्जाम हो, सभी में डेफिनेटली इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको ये शेयर करेगी और आपको बहुत ज्यादा जो हेल्प है आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको मिलने वाली है। तो देखो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें तो पहले आप ये बताएंगे आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं? सर मैं 2020 डिप्लोमा फाइनल ईयर से पास आउट हूँ। पिछली साल ही 20 डिप्लोमा कंप्लीट किया था। 22। चलिए फिर हाँ। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि सर यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं, क्या सर 1 ईयर के अंदर जो है किसी एग्जाम को क्रैक करना जो है वो पॉसिबल है क्या? तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि इन्होंने विद इन 1 ईयर के अंदर बेटा एग्जाम क्रैक किया है। तो एग्जाम क्रैक करना है ना, तो बेटा उसके लिए प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, प्रॉपर मेहनत चाहिए, और जो उन्होंने दिखाई है जिन्होंने 1 ईयर के अंदर सिलेक्शन लिया है, तो बेटा है ना सिलेक्शन लेने के लिए सर मैं मानता हूं एक जज्बा होना चाहिए। अरे सर, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, मैं तो मानता हूं कि 1 साल हर चीज के लिए सफिशियंट यस सर। है ना। भगवान ने या किसी भी इंसान ने जो 1 साल की सर्कल है वो ऐसे ही सोच के नहीं बनाया। 365 डे का मतलब हो गया कि आपकी दुनिया दोबारा से स्टार्ट होगी। तो 1 साल में अगर आपने कोई भी चीज के लिए प्लान किया है और अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपके लिए 1 साल बहुत ज्यादा सफिशियंट है। और अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप दूसरा चांस ले सकते हैं, पर उसके लिए पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमने पिछले साल क्या गलतियां की थी जो इस साल नहीं करूंगा सिलेक्शन के लिए। तो बेटा इस बार जैसे आपका एनएचपीसी में तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन हाँ अभी आपने एसएससी जेई का एग्जाम भी दिया होगा, क्योंकि मुझे मानना मेरा ये मानना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो ट्रस्ट करते हैं वो एसएससी जेई एग्जाम पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग भी एट ए टाइम आ जाता है, जिस दिन एग्जाम बोलता है उस दिन एग्जाम हो जाता है। तो आपने एसएससी जेई का जो अभी एग्जाम दिया है उसमें आपका क्या स्कोर लगभग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जैसे आपने बोला है कि हमने सीबीटी 2 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ सीबीटी 2 बैच पीडब्ल्यू के के अंदर साथ। पीडब्ल्यू के साथ में, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है जैसे एसएससी जेई में कैसा हुआ आपका पेपर, एक बार ये बताएंगे स्टूडेंट को। सर मेरी तरफ से तो ठीक ठीक था। इसमें मैंने आंसर की से मैच किए थे मेरे आंसर, तो उसमें मेरे 98.224 मार्क्स बैठ रहे थे। अच्छा, ओके। 98.2 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो मतलब ये कि अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर थोड़ा बाउंड्री के ऊपर हो कि मतलब सिलेक्शन हाँ पे जा भी सकते हैं या सिलेक्शन पर नहीं भी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि जैसे इन्होंने एनएचपीसी का भी एग्जाम दिया, ये भी एग्जाम दिया, एसएसजे भी दिया, और भी आपने एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर रखे होंगे, जैसे अपना पीजीसीएल का आने वाला है, बार्क का आने वाला है। हाँ सर,
पीजीसीएल का फॉर्म फिल किया था मैंने। अच्छा, तो पीजीसीएल का आप अब वो एग्जाम भी आप देने वाले हो या नहीं दोगे? मतलब एक बार हो गया ना सर, सिलेक्शन हो गया, अब तो क्या करना है, या फिर एग्जाम दोगे आप? सर एग्जाम तो नहीं दूंगी, अच्छा, वो आप नहीं। ज्वाइनिंग आ रही है, एनएचपीसी की ज्वाइनिंग है तो वहां पे भी करना। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये कि अब सिलेक्शन हो चुका है। देखो, एक सबसे बड़ी चीज है ना, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो सर ये कि जितने भी फॉर्म आते हैं अपन फिल करते हैं, लेकिन एक ही बार में जैसे आपका सिलेक्शन होता है, तो एक सबसे बड़ी जो टेंशन होती है हमारी लाइफ की, क्योंकि सर एक मैं बताऊं, स्टूडेंट लाइफ से ज्वाइनिंग के अंदर अपन जाना, एक लाइफ का चेंजेस होता है बिल्कुल ये। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलने के तरीके बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, लोग छोटे लगने लगते हैं। बच्चा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या कि लोगों के नेचर बदल गए हो, या अब कह रहे हो कि जय साहब क्या हाल चाल हैं? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब जैसे अभी हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा होता है देखो सोसाइटी का प्रेशर, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं सर, इवन स्टूडेंट बहुत बार ऐसा भी किया फोन करके पर्सनली, उनके रोने भी लग जाते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपन पूरा समझाते हैं, लेकिन आप जो है वो अच्छे तरीके से समझा पाओगे कि जैसे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने से पहले लोगों का नजरिया क्या था आपको देखने का, और अब सिलेक्शन होने के बाद में वो किस नजरों से आपको देख रहे हैं। फिर इससे पहले तो ऐसे ही, मतलब ऐसे बोलते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही रहता है कि कहीं नहीं लगेगी, वही वही काम करना है, लड़की है, कोई नहीं लगता, मतलब कोई लगा नहीं है आसपास, इतनी काफी टाइम पीरियड बाद मेरी जॉब हुई है। तो यस। ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब डिमोटिवेशन होता है, पर मुझे को इतना फर्क नहीं पड़ता था, मैं तो अपना पढ़ती रहती थी, मेरे को नहीं पड़ता था कोई कुछ भी कहता है। और अब क्या कहते हैं, अब सिलेक्शन हो गया तो? तो सब मतलब मिठाई भी मांगते हैं ऐसे तो अच्छे अब ये नहीं कहते, से। ये नहीं कहते हमें तो पहले से ही पता था सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी हाँ मेहनत करती थी। कहते हैं, प्लीज का कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो बोलेंगे। सर मैं क्लास में स्टूडेंट को एक बात बोलता हूं कि जब किसी लड़के का सिलेक्शन होता है ना, तो सर डेफिनेटली मिठाई बढ़ती है, आसपास के लोग जानते हैं कि लड़के का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन सर गर्ल्स का जब सिलेक्शन होता है ना, तो आसपास के सारे गांव जो है ना, गाँव जानते वो हैं जानते सर। हैं कि इसकी इनकी बेटी का जो है वो सिलेक्शन हुआ है या इनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब वहां पर एक तहलका मचता है, डोल बिल्कुल नगारे बजते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है। और डेफिनेटली यार आप सेलेक्ट हुए हैं ना, तो मैं बोल रहा हूं ये आपका सिलेक्शन नहीं है, ये आपके पीछे आने वाली जितनी गर्ल्स है। क्योंकि नॉर्मली सर अभी हम कितना ही मॉडर्न बनने की कोशिश करें, हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं गर्ल्स को उन नजरों से देखता है कि यार नहीं यार, घर का काम करे या फिर वो जो है अपना घर का काम संभाले, कैजुअल लिया जाता है, कैजुअली लिया जाता है। कैजुअल लिया जाता है कि ठीक है बेटी है, पढ़ ले, नहीं भी पढ़ेगी तो कोई बात नहीं है ना? तो ऐसे फॉर्मेलिटी दी जाती है। कभी आप एफर्ट, यानी कि कभी आप कोई बच्ची ये कहे कि मुझे ये चीज करनी है और इसके लिए इतना खर्चा है, तो घर वाले दो बार सोचते हैं उस चीज को, कराएं कि नहीं कराएं, मतलब तो है नहीं है ना? लेकिन तो ये वो सोच बदलना बहुत यस। जरूरी है, और वो जीनू जैसे बच्चे बहुत जल्दी देश में ऐसा करेंगे कि बच्चों को, बच्चियों को भी उतना ही, है ना, सपोर्ट दिया जाएगा जितना लड़कों को घर में मिलता है। सर मतलब इनका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि इनके सिलेक्शन के बाद में इनके आस पड़ोस वाले या इनके आस पड़ोस के गांव वाले जितने भी होंगे ना, वो अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। तो बेटा ये आपका सिलेक्शन नहीं है, ये आपके पीछे आने वाली 1000 गर्ल्स जो है ना, उनका एक सिलेक्शन है। तो ये तो बहुत बहुत आपके लिए बधाई हो कि आप एक सभी के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बनकर जो है आए हैं। और सर आते अपन रहिए। जितना भी स्ट्रगल करते हैं ना, तो वो स्ट्रगल के बाद में जब आप कहानी किसी को सुनाओगे, तो डेफिनेटली वो एक सभी लोगों के लिए मोटिवेशन जरूर होगा। तो ये तो आपके लिए डबल कॉन्ग्रेचुलेशन है। अगर हम इसी में आगे बढ़े, तो जैसे आपने एनएचपीसी की प्रिपरेशन की थी, तो एनएचपीसी के पेपर के लेवल के बारे में थोड़ा स्टूडेंट को गाइड करेंगे, कैसा लेवल रहता है? सर ठीक था, मॉडरेट था, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, तो ऐसा ही था, एसएससी जेईई। तो मतलब ये कि यहाँ पर ज्यादा न्यूमेरिकल में डीप में नहीं जाना है एनएचपीसी की, अगर आपको प्रिपरेशन करती है। मैक्सिमम बिल्कुल। क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे उसमें। ठीक है। फिर तो हाल टिक लग गए होंगे, पढ़ते पढ़ते हाल ही क्लिक करते हुए, क्योंकि हाँ सुरेश सर की क्लास से तो अगर देखो तो सारे टिक ऐसे लगा दिए जाते हैं। क्या कहते हो? यस सर, ऐसे ही थे, और फिर कुछ थे, मतलब ऐसे थोड़ा मैकेनिकल का भी पोर्शन था, बेसिक मैकेनिकल, तो ऐसे भी थे कि कंफ्यूजन वाले ऑप्शन भी थे, पर कुछ ही थे, मैक्सिमम इजी क्वेश्चन थे। अब जैसे बेटा अब अगर हम बात करें, जो भी एक एसएससी जेई का एग्जाम है, 23 का सीबीटी 2 आने वाला है, ठीक है, उसका एग्जाम भी आने वाला है, या फिर एसएससी जेई के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 24 की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे कि उनको किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्लास नोट्स, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कितनी होती है? सर पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, मतलब कंटिन्यूटी रखनी चाहिए अपनी, तब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक, ऐसे रोज क्लास लेना, रोज रिवाइज करना, रोज टेस्ट देना, ऐसे मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बाकी तो हो जाएगा, कंटिन्यूटी होगी तो हो जाएगा। क्लास के अलावा बेटा कितने घंटे कंटिन्यू पढ़ते थे आप? सर मैं मैक्सिमम
8 to 10 आवर्स पढ़ लेती हूँ, मतलब डेली क्लास काउंट करके और अपना पढ़ के। तो जैसे अगर आपने पीवाईक्यू लगाए होंगे, तो अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट जैसे पीवाईक्यूज लगा दे, क्योंकि पीवाईक्यू भी कम नहीं होते, कम से कम 5,000 कम से कम पीवाईक्यूज होते हैं, तो पीवाईक्यू अगर वो लगा दें तो कितना परसेंटेज क्वेश्चन जो है उसको पीवाईक्यू में से मिल सकता है एग्जाम में? सर 60% में मिल जाएगा, 60%। मतलब 60% मार्क्स इजीली स्टूडेंट ग्रैब कर सकता है अगर वो पीवाईक्यू लगा दे सिर्फ ओनली, है ना? सेम कंसेप्ट से भी आ जाता है, मतलब उसी कंसेप्ट से न्यू क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता तो यानी कि आप अगर देख रहे होंगे, तो जैसा कि जिन्होंने बोला है कि कम से कम 60% जो है आपके पीवाईक्यूज आते हैं, तो ये 60% सर कम नहीं होते, क्योंकि 75% से 80% के बीच में तो नॉर्मली सिलेक्शन भी हो जाता है स्टूडेंट का, अगर वो 75 या 80% मार्क्स जो है वो ले आए। तो यानी कि 60% आप पीवाईक्यू से स्कोर कर लोगे, लेकिन 20% जो ये एक्स्ट्रा लाना है ना, उसमें फैकल्टी तो आपके साथ में एफर्ट लगाएगी लगाएगी, लेकिन साथ में बेटा जैसा कि जिन्होंने बोला है, उन्होंने सेल्फ स्टडी 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी की है। क्योंकि सर मैं स्टूडेंट को भी यही बोलता हूं कि देखो आप भी एक इंसान हो, और नॉर्मली 24 आवर्स में से है ना, आप इजीली अगर आप चाहो तो 10 आवर्स आराम से निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि सर अगर 24 आवर्स में बात करें, 8 आवर अगर मान लो सो भी लेता है स्टूडेंट, तो भी 16 आवर बचते हैं। 16 आवर में से 8 आवर भी अगर आपने, या फिर 6 आवर भी अगर आपने इंजॉयमेंट कर भी लिया है, तो भी आप इजीली 8 to 10 आवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको फॉलो करना चाहिए, 8 to 10 आवर्स कम से कम आपको स्टडी करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है Yes, सर। sir. 24 घंटे को हमको कैसे यूटिलाइज करना है, और जिन्होंने जैसा कहा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बेटा जिंदगी में है ना, गॉड गिफ्टेड होना जरूरी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मेरे को बहुत जल्दी मेरे को समझ में नहीं आती चीजें, या फिर सर मैं बहुत स्लो हूं, तो बेटा स्लो आप इसलिए हो क्योंकि आप एफर्ट खुद भी नहीं दे रहे हो। रियलिटी ये है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो कंसिस्टेंट रहिए। दिन में अपना हमेशा फिक्स कर लीजिए कि मैं इतने घंटे सेल्फ करूंगा ही करूंगा। Yes, sir. जिन्होंने आप सुना भी होगा आप लोगों ने कि वो अलग से सेल्फ भी 6 से 8 घंटे 10 घंटे तक देते थे। तो वो बहुत जरूरी है लाइफ में कि कंसिस्टेंसी रखिए। आप फास्ट भी होंगे, आपके सॉल्यूशन भी बनेंगे, आपके सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, और आपके पेपर में सिलेक्शन भी होंगे। तो जैसे बेटा अगर बात करें, तो आपने डिग्री भी की है, ओनली डिप्लोमा ही किया है? सर डिग्री चल रही है, मेरी 3rd ईयर है। 3rd ईयर में मतलब 5th सेम के एग्जाम नहीं हुए हैं। अच्छा, मतलब ओके। अभी डिग्री चल रही है, लेकिन हाँ डिप्लोमा के साथ में सिलेक्शन किया है। सर ये सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट का कि सर हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें डिग्री वाले भी अलाउड होते हैं, डिप्लोमा वाले भी अलाउड होते हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा क्या? क्योंकि हम लो लेवल के पढ़ते हैं। तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि अभी इन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, अभी जस्ट एडमिशन ही हुआ है डिप्लोमा के बाद में, लेटरल एंट्री के थ्रू आपने शायद एडमिशन लिया होगा। लीप से। हाँ, लीप से लिया है, तो जस्ट उन्होंने अभी एंट्री ही ली है ना। तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो, यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बेटा आपने जो डिप्लोमा किया था वो हिंदी मीडियम में किया था या इंग्लिश मीडियम में? हिंदी से था। अच्छा, हिंदी मीडियम से था। ये तो मतलब जितने भी हिंदी मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर हिंदी समझ में नहीं आती है, आपके सामने देखो यार, हम उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं ना, जिस लैंग्वेज जो है हम अभी बात कर रहे हैं, फिर भी हिंदी में जो है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, अभी और भी स्टूडेंट है कि सर अभी जीएमआरसी का रिजल्ट भी आया है, हाँ। तो हम उनसे भी आपको मिलाएंगे। जीएमआरसी में भी जो है सिलेक्शन हुए हैं, और वो भी आपको गाइड करेंगे कि जीएमआरसी का जो पेपर का लेवल कैसा रहता है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अगर जिन्हों हम बात करें एसएससी जेई पर, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। जैसे आपने अभी एग्जाम दिया है, तो आपको एसएससी जेई का जो पेपर का लेवल कंपैरेटिव एनएचपीसी के कंपैरिजन में कैसा लगा? थोड़ा टफ था या इजी था? सर टफ था, उसके कंपैरिजन में टफ था। मतलब उसमें न्यूमेरिकल भी थे, कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, उसमें तो टफ था एसएससी। तो मतलब कि एसएससी जेई के लिए थोड़ी सी मेहनत सर ज्यादा करनी पड़ेगी स्टूडेंट बिल्कुल को। सर, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट मिलती है। एनएचपीसी एक तरह से पीएसयूस है ना, तो वहां पे मैटर भी कर जाता है थोड़ा बहुत, और फिर सरकारी जॉब है और पूरा सेंट्रल लेवल पे काम होता है उसका। बच्चे भी बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि उनको पेपर हल्का सा ठीक ठाक बनाना पड़ता है कि Yes, sir. कंपैरेटिवली उससे, कि हमें तो सिलेक्शन अच्छे बच्चों का भी चाहिए, और खतरनाक ऐसा भी चाहिए जिनको न्यूमेरिकल की भी थोड़ी सी नॉलेज हो। यस सर। तो बेटा अभी जो सीबीटी 2 का पेपर भी अभी आने वाला है, तो सीबीटी 2 की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे कि उनको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जैसे हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 50-60% का वेरिएशन होगा, 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरेटिकल, ऐसा आने के चांसेस है। क्योंकि अभी इस बार नया नया पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये तो हम बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट आपने क्या उम्मीद लगा रखी है कि कितना परसेंटेज आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल मिलने वाला है? सर ये तो मैं भी नहीं आइडिया लगा। ये तो सर आइडिया आप दोगे। मतलब ये कि दोनों वे जिन में हो सकता है। सीबीटी 2 में आप क्लास कर रहे हो, तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है? कुछ अलग दिख रहा है? जैसे पढ़ रहे होंगे ना, आपने सीबीटी 2 ज्वाइन कर रखा है अभी।
हाँ है ना? सर, आप क्लास लेती हूँ टेस्ट में, तो सर टफ क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में, मतलब अब पढ़ाते हो तो अच्छा ही लेवल का पढ़ाया जाएगा, CBT 2 में तो अच्छा लेवल का आएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर CBD 2 कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ, अभी इससे पहले क्या, जब रिटर्न एग्जाम होता था ना, तो रिटर्न का जो पेपर है वो लगभग ESC के पेपर को टच करता था, और बहुत सारे ESC के PYQs इट इज एज इट इज, मतलब SSC JEE के अंदर पूछे गए ना। तो यानी कि लेवल काफी थोड़ा हाई रहने वाला है, तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा हाई लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है लो लेवल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। आपने जो सिलेक्शन लिया है, बहुत बार इतनी बार रिवीजन कर लिया कि थ्योरी तो आपको टिप्स पर आ गई होगी, और कहीं पर मान लो अगर हाथ पे कट वट भी लग जाए ना, तो ब्लड बाद में आएगा, फॉर्मूले पहले निकल के आएंगे, इतनी आपने जितनी मेहनत की है। तो CBD 2 के अंदर जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मेन चीज यही कि देखो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन ये है कि आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पर फोकस करना चाहिए। क्या बोलते हो जीनू? यस सर, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लेंथ तो वो वही आएंगे, वो तो आएंगे नहीं CBT 1 वाले, तो ऐसे ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आप भी जीनू से कुछ क्वेश्चन क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं केवल जिन्हों आपसे ये पूछ रहा हूँ केवल कि जैसे बच्चा आप लोग तैयारी कर रहे हो, 1 साल से आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, NHPC का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, अभी आपकी इंजीनियरिंग भी चल रही है, ठीक है, 3rd ईयर में आप 5th सेमेस्टर में हो, तो एक तो यार सिंपल सी चीज़ बताओ, क्या करना है? अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग छोड़ रहे हैं, या अभी इसको हॉल्ट पे रख के इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे उसके बाद देखोगे? सर अभी तो ज्वाइन ही करूंगी। अच्छा, ज्वाइनिंग यानी कि नौकरी पहले लाइफ में जरूरी है सर। सर वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल। एक ज्वाइनिंग नौकरी लगने के बाद में सर है ना, आदमी की जो भी है ना मेंटेलिटी है, सोचने का तरीका है, सोसाइटी के सोचने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं आप भी जॉब छोड़ी है, मैंने भी कहीं ना कहीं जॉब छोड़ी है, तो सोसाइटी वाले जब अपन जॉब छोड़ते हैं ना, तो फिर वो उसी नजरों से वापस देखना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये तो पागल हो गया है, जॉब कौन छोड़ना पसंद करता है। तो डेफिनेटली बेटा मैं तो ये बोलूंगा कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आप पहले जॉब जो है ना वो आप ज्वाइन करो, वो बिल्कुल। सबसे आपकी पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सर फैमिली बैकग्राउंड भी हमें नहीं पता होता कि किसका फैमिली बैकग्राउंड क्या सेल्फ है। इंडिपेंडेंट होना सर बहुत ये जरूरी बहुत है जरूरी है। कंपैरेटिवली इसके कि मैं और क्या क्या कर सकता हूं अभी, है ना? तो जितनी भी गर्ल्स प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि सर मैंने इलेक्ट्रिकल में देखा है ना कि अभी गर्ल्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इवन मैंने कहीं पर ही प्रैक्टिस भी कराया होगा, चाहे YT पर कराया होगा, तो मैं देखता हूँ गर्ल्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा रहता है, बॉयज का भी रहता है, इवन गर्ल्स का भी रहता है। तो जितनी भी गर्ल्स प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए क्या मोटिवेशन है आपका? सर ये है कि अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, और बाहर की चीजों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, और अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहनी चाहिए जब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं है। बिल्कुल। और ये नहीं कि मैं कर सकती हूं, उसमें एक कंडीशन लगानी है, मैं कर सकती हूं या मैं कर सकता हूं अगर मैं 5 से 6 घंटे सेल्फ बिल्कुल डेडिकेटेड होके पढ़ूंगा तो, है ना? अब ऐसा नहीं एक सोच लिया है लाइफ में कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा और सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, यूं कोई टेंशन नहीं, मैं कर दूंगा, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो सेमेस्टर का पेपर निकल सकता है यस। ऐसे कि मैं निकाल लूंगा, पर एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके लिए कम से कम आपको बेटा सेल्फ खुद पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो सर मैंने भी यस सर। देखा है, नॉर्मली क्या है कि जितनी भी बार मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, प्रैक्टिस कराए होंगे कहीं पर भी, तो नॉर्मली हर बार लगभग जीनों का जो पार्टिसिपेशन है उसके अंदर रहा है। चाहे वो क्वेश्चन बार मान लो अगर एक बार मेरे से पढ़ भी लिया है, फिर से मैं रिवीजन क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों ने उसको कभी भी अपने जो है ऐसा नहीं किया होगा कि सर रिवीजन चल रहा है वो तो मैं खुद ही कर लूंगा। आपने सारी क्लासेस ली होगी जीनू? यस सर, ली थी मैं क्लास ली थी यहाँ पे। तो यानी कि रिवीजन भी सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि देखो जब कोई फैकल्टी अगर आपको रिवाइज कराता है ना, तो वो उस तरीके से रिवीजन कराएगा जिससे मान लो जो कंटेंट आप सेल्फ रिवीजन करोगे उसको करने में 5 आवर लगेंगे, तो फैकल्टी के द्वारा वो 2 आवर्स में रिवीजन जो है वो आपको करवा दिया जाएगा। ऐसा भी आपने फील किया होगा नॉर्मली? हाँ सर, आपने कई बार यूट्यूब पे फ्री सेशन लिए हैं, इसमें रिवीजन कराया था शॉर्ट में, तो मैंने सारी क्लास अटेंड। तो यानी कि जो हमारा क्रैश कोर्स अभी हुआ था SSC JEE के लिए, तो उसने क्रैश कोर्स ने आपको काफी हेल्प किया होगा एग्जाम के अंदर। कितनी हेल्प वहां से मिली आपको क्रैश कोर्स से? सर काफी मिली थी, मतलब जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे सारे हो गए थे। वहीं से थे, यानी कि बेटा अगर जो क्रैश कोर्स हैं जो अभी हुआ था SSC JEE से पहले, तो वो भी अगर आप कोई भी एग्जाम देने चाह रहे हो, चाहे वो आप PGCL का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आप बार का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आपके पास में NHPC का पेपर तो अभी हो चुका है, और भी बहुत सारे स्टेट JEE के एग्जाम आने वाले हैं, AE के एग्जाम आने वाले हैं, महाट्रांसको है, छत्तीसगढ़ है, तो वो क्रैश कोर्स जो है वो आपके लिए आई थिंक मेरे साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो उसको एक बार आप रिवाइज करके जरूर जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सर बोल रहे हैं कि PGCL के लिए नया कोर्स ले आइए। सर मेरे अकॉर्डिंग जो ऐसा बात करता हूँ, जैसे आपने एग्जाम दिया होगा जिन्हों, तो NHPC हो चाहे SSC JEE हो चाहे कोई सा भी एग्जाम आपने दिया होगा, क्या मशीन का जो है वो कंटेंट चेंज होता है क्या एग्जाम के हिसाब से, या कंटेंट तो वही रहता है? यस सर, कंटेंट तो वही रहता है, क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम होते हैं, थोड़े बहुत ही चलते हैं, वही वही रहता है, चेंज नहीं होता।
तो ये वही चीज है सर कि बेटा आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले तो एक चीज फोकस्ड हो जाओ इस चीज पे कि आपको जितने भी एग्जाम है पूरे साल में उन सभी के जितने भी सब्जेक्ट उनको कम से कम एक बार हम पहले रेगुलरली पढ़ लें। और ये ना सोचें कि सर इसकी वैकेंसी आई अब मैं 2 महीने इसको पढ़ूंगा, फिर नई वैकेंसी आई अब मैं 1.5 महीने इसको पढ़ूंगा, है ना। कभी किसी में नहीं होगा। पहले ये सोचो कि मैं अपना कंफर्टेबल हो जाऊं 8 से 9 महीने 10 महीने दूं सब्जेक्टों को, और उसके बाद इतना कंफर्टेबल हो जाऊं कि मेरे को हर सब्जेक्ट करीब करीब मैं ये मान लूं अपने मेरा दिमाग इतना सेट कर दे कि 60-70% तो मेरे को सब्जेक्ट आता है, 50-60% तक आता है मेरे को सब्जेक्ट। अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट हैं और उन 10 सब्जेक्ट में से मैंने 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं जिसको मैं इतना मान रहा हूं कि पूरा नहीं आता पर 60-70-50% तक मेरे को आता है, तब आप ये सोचें कि अब मैं फॉर्म भी भरूंगा, अब मैं तैयारी उसके हिसाब से करूंगा या फिर मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा, मैं जो भी लगाऊंगा। पर अगर आप ये सोचेंगे कि 3 महीने हुए आपकी तैयारी होते हुए और आप तीसरे महीने कहें कि सर ये वैकेंसी आ गई भर दूं क्या मैं, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सर बताइए होगा कि नहीं होगा। पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका सिलेबस बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आगे फॉर्म भर के तभी थोड़ी वो Yes. होगी कि होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये जरूरी है। जैसे अभी आपने एनएचपीसी का आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, एसएसजे का आपने पेपर दिया, इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्स आपने और दिए होंगे। नहीं सर, यही दिए थे। तो यानी कि मतलब फर्स्ट पहले अटेम्प्ट एग्जाम और में ही फर्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन, मतलब ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, है ना, कि बेटा एक बार इतनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ सर स्टूडेंट को कि यार बेटा एक बार 6 महीने ना पढ़ाई को दे दो, 6 महीने के अंदर कोई फॉर्म फिल मत करो। हर बार मैं यही बोलता हूँ, मेरा यही मोटिवेशन रहता है, आपने भी सुना होगा, बहुत बार मैंने बोला होगा आपको कि 6 महीने के लिए सिर्फ पढ़ाई करो, कोई फॉर्म फिल मत करो। क्योंकि सर 6 महीने में होता क्या है, हम फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम आ गया उसको देने चले गए, सिलेक्शन बाई चांस नहीं हुआ ना, तो अंदर से कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आ जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपने भी कितना टाइम दिया था अगर अपनी प्रिपरेशन की बात करें एग्जाम का अटेम्प्ट लेने से पहले। अटेम्प्ट से पहले मैंने एसएससी जेई का मतलब प्री दिया था पिछली बार का, तो यस। उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला था, 4 महीने ही मिले थे, तो सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, तो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने और मतलब ऐसे जो बचा कुछ सिलेबस था वो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद टेस्ट लगाती रही और उससे क्वेश्चन को मतलब जो नहीं आते थे उन्हें नोट करती रही, तो इससे धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला। मतलब जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने बहुत बार पीवाईक्यूज लगाए होंगे, तो आपने भी ऐसा किया होगा जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे होंगे उनके अलग से आपने एक नोट्स बनाए होंगे कि यार ये क्वेश्चन मैं भूल सकता हूँ या मैं भूल सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग से जो है वो नोट्स बना लूं। ऐसा कुछ किया होगा आपने, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया होगा। हम्म। एक बुक बनाई थी नोटबुक, तो वो उसमें लिख लेती थी मैं सारे क्वेश्चन। तो सर ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सर जो हमें आता है वो हम कभी नहीं भूलते हैं, जो हमें नहीं आता है वही हम भूलेंगे। तो ये स्टूडेंट को करना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल, मैं हमेशा सेशंस में कहता हूं कि यार एक मिस्टेक बुकलेट बना के रखो अपनी हमेशा, और उसमें ये करो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं या जो कंसेप्ट में आप गलती करते हो उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है वहां पे, क्योंकि जो गलती हम पहले करते हैं और हम उस गलती पे फोकस नहीं करेंगे तो हम दोबारा वही गलती करेंगे। और ये मैं बता रहा हूं, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप ये सोचते हो कि एक बार गलती मिल गई और उसके बाद मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूंगा, आप वही गलती दोबारा करोगे और कोई गलती दोबारा नहीं करोगे। तो कोशिश करो कि जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए उसमें से आपको जो जो चीजें मिल रही हैं, जो जो चीजें आपको मिलती हैं कि भाई ये गलती हो गई है, ये कंसेप्चुअल गलती की है, तो उसको एक नोटबुक में लिखो और हर पेपर से पहले उस नोटबुक को पढ़ो। सर जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं उनको फिर से बताता हूं बेटा, आज के सेशन में जो हमारे साथ में है वो जीनू है, और जीनू ने अभी जस्ट एनएचपीसी जेई के अंदर सिलेक्शन लिया है। और बेटा इन्होंने जैसा बताया, मैं उसको समराइज कर देता हूं। इन्होंने जो है डिप्लोमा किया है ओनली, और वो भी हिंदी मीडियम से किया है। प्लस अगर हम बात करें, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट एग्जाम दिया था, फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट एग्जाम में भी सिलेक्शन लिया है। तो यानी कि ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर भी बिल्डअप हो गया ना, तो बेटा जो है आप भी आने वाले एग्जाम्स के अंदर जिससे आप पार्टिसिपेशन लोगे तो आप भी सिलेक्शन लेकर बैठोगे। और ये ध्यान रखना कि मैं जिन्होंने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी का एग्जाम भी दिया है, कुछ के मार्क्स कम भी आ रहे, थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप। सर ये डिमोटिवेट होने से तो टाइम ही खराब होगा, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। काफी एग्जाम आ रहे हैं और भी, तो बिल्कुल उनमें होगा, उसमें नहीं होगा। यस। ये बिल्कुल सही बात तो है सर। सर इस पे एक मेरी छोटी सी शायरी भी है, मैं स्टूडेंट को बिल्कुल। बोलता रहता हूँ कि बेटा रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा मजा भी भी आएगा। क्या जैसा कि आपके सामने जीनू जो है, जिस जैसे उनका सिलेक्शन हुआ है, अब जैसे उनका एंजॉयमेंट है, जैसे उनको समाज में देखने का नजरिया है, वो चेंज हो चुका है। सेम आपके साथ में भी होगा, है ना बेटा। जिंदगी में दुख दर्द आते रहते हैं, किसकी जिंदगी में नहीं है, हमारी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में है। वो दुख दर्द एक जिंदगी का सर एक पार्ट है। आपकी में नहीं है सर, मेरी में होगा। अच्छा, नहीं सर, सभी की जिंदगी में होता है, अच्छा, थोड़ा बहुत दुख दर्द होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। तो जिन्हों लास्ट अगर हम बात करें फाइनल मोटिवेशन स्टूडेंट के लिए कुछ आपकी तरफ से। सर मोटिवेशन तो मेरा एक ही था कि मेरे पापा मुझे मतलब पापा को ये दिलाना है कि हाँ पापा कह सके कि मेरी लड़की ये काम कर रही है, तो यही था मेरा मोटिवेशन, और तो कुछ नहीं था, ये बहुत करना बढ़िया। है। हाँ, वो प्रूफ करना है एक तरह से कि पापा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। सर इंस्पिरेशन सर। ऐसे नहीं मतलब ऐसे बोल रही थी कि पापा को आगे से पूछे कि आपकी बेटी ये कर रही है, ऐसे मतलब करना है ये। अच्छा अच्छा सर अच्छा सर फाइनल मोटिवेशन होता है पेरेंट्स ही होते हैं ना। बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि यार, मैंने बहुत बार बोला स्टूडेंट को कि बेटा, जिस दिन आपका जन्म होता है ना, जिस दिन आप पैदा हुए थे, तो उस दिन आपके पेरेंट्स ने भगवान को बोला होगा कि हे भगवान, ये नन्ही सी जान मेरे हाथों में आई है। और यही सेम वर्ड जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन आपके पेरेंट्स के मुंह से निकलेंगे कि हे भगवान, आज मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट हो चुका है, आज मेरे बच्चे का कैरियर सेट हो गया है, अब तो उठा भी लेना, तो भी कोई गम नहीं है ना। तो ये वर्ड्स होते हैं आपके जो पेरेंट्स है ना बेटा, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद देता हूं अपने पेरेंट्स को, और आपका भी फर्स्ट मोटिवेशन होना चाहिए आपका पेरेंट्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। बिल्कुल। तो जिन्हों आपको बहुत बहुत बधाई हो, और थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में जुड़े हैं, आपने स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस दिया है। और भी जैसे एनएचपीसी का पेपर आएगा तो डेफिनेटली फिर से जिन्हों से हम गाइडेंस जरूर लेंगे कि आप स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करें। जैसे पेपर आएगा फिर उसके बाद में और भी मैं तो चाहूंगा कि आप आगे जाकर और अच्छे अच्छे एग्जाम्स आप दें, उसमें अटेम्प्ट जरूर लें, ताकि क्या होगा कि एक जॉब तो अपने को मिल गई, अब अपन फाइनेंशियली तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं, हम जो है मेंटली है वो भी अपन कोई दिक्कत नहीं है। बट सर मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं सभी के माइंड में होता है ग्रोथ बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। आप बेटा अभी भी आप है ना, जैसे आपने है ना पेपर ज्वाइनिंग तो करोगे ही आप, है ना जेई में, पर इसके अलावा आप अगर और भी आपको वैकेंसी दिखती हो तो उसको देखते रहा करो, चेक करते रहा करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग गया था। अब जब जॉब चाहिए होता है तब हम कोई भी कंडीशन पे जॉब लेते हैं, ठीक है। पर टाइम के साथ में हम बहुत सारी चीजें देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर कैसा है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूं कि नहीं हूं, है ना, मैं इस शहर में कंफर्टेबल हूं कि नहीं हूं, मेरे घर से कितना दूर है, मुझे बार बार होम सिकनेस तो नहीं हो रही है कि मेरे को घर जाना है वापस, या मैं जिस जहां से बिलोंग करता हूं मुझे वहीं जॉब तो नहीं चाहिए अब, क्योंकि मेरा मन कहीं और लग नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ में आती हैं जो हमें बाद में दिखती हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि आप अपनी जॉब और आप अपने जो भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप और भरते रहिए और अपने आप को चेक करते रहिए, ताकि कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत अगर पीछे आपको बैकएंड पे एनएचपीसी में आए तो आपके पास एक नया ऑप्शन हो कि अब मेरे को यहां नहीं करना, मैं इधर जाना चाहती हूं, है ना। और सर लाइफ में ग्रोथ भी जरूरी होती है ग्रोथ कि तो जो है बहुत आप ज्यादा जितना आगे बढ़ोगे डेफिनेटली उतना और आपके लिए अच्छा रहेगा, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, आने वाली जनरेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप आराम से इसके बाद में आने वाले जो एनएचपीसी से ऊपर और लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बार्क हो गया, इसरो हो गया, आप उनमें भी एग्जाम दीजिए। और वहां पर भी सिलेक्शन होने के बाद में ये ऐसा होना चाहिए कि ये मेरे पास में 10 जॉब है, फिर उसके बाद में मुझे चूज करना चाहिए कि सर कहां जाऊं। वो वाला जज्बा होना चाहिए ना, ताकि एक तो आप मोटिवेशन बन के आ गए, लेकिन हाँ अगर आप आने वाले 8-10 एग्जाम्स में और सिलेक्शन लेते हो ना, तो ये और भी बड़ा अचीवमेंट होगा। सभी आगे पीछे जितनी भी गर्ल्स आने वाली, जितने भी स्टूडेंट आपके आने वाले हैं पीछे, वो आपको देखकर डेफिनेटली इंस्पायर जरूर होंगे। ये हमारी जो है, अब सबसे पहले बात करें सर, सेशन को मैं रिकॉर्डिंग एंड करना चाहिए क्योंकि आज सारी चीजें अपन ने पूछ लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जिनू, आपने जो जितना भी प्रॉपर गाइडेंस दिया है स्टूडेंट को, डेफिनेटली स्टूडेंट इससे फॉलो करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे। तो अंतिम में यही बोलना चाहूंगा कि आपको और आपके परिवार वालों को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। और अगर जैसा भी होगा, अगर तो फिर अपन कभी कभी फिजिकली कभी मिलेंगे भी हैं, ठीक है। अभी तो अपन जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपन मिलेंगे और मैं आपको जो है अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाऊंगा, सर भी मिठाई जरूर खिलाएंगे। बिल्कुल, नोएडा आपको ऑफिस में बुला के बकायदा, है ना, सभी बच्चों को सर, एक साल में जितने बच्चों का सिलेक्शन होंगे, हम कोशिश प्लान कर रहे हैं इस चीज का कि हमारे पूरे एक साल में जितने बच्चों के सिलेक्शन उनको ऑफिस में बुलाया जाए, है ना, और उसके बाद यहाँ बिठाल के पूछा जाए, डिस्कशन किया जाए, कुछ पार्टी वार्टी की जाए, ऐसे कुछ बढ़िया सा लगे, है ना सर। यस सर। तो चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट होंगे, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।